नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद में आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक बने। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद भी प्रस्तावक बने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुल 4 सेट आज जमा किया गया। नॉमिनेशन के वक्त पहले सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक थे, राजनाथ सिंह अनुमोदक थे। कुल 60 अनुमोदक, 7 प्रस्तावक, 120 नाम पहले सेट में, दूसरे सेट में भी 120 नाम। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, 5 तस्वीरें उस वक्त की जब नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। इसकी वजह क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एनडीए के पास 5,26,966 वोट वैल्यू है, जबकि यूपीए के पास 2,64,158 वोट वैल्यू है। जाहिर है ऐसे में एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को जीत के लिए 12,492 वोट वैल्यू की जरूरत थी। इस बीच कई दलों ने मुर्मू का समर्थन कर दिया। द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने वाली वाईएसआरसीपी के पास 43,450 वोट वैल्यू है, तो वहीं बीजेडी के पास 31,686 वोट वैल्यू है। अगर एनडीए के वोट के साथ इन वोट वैल्यूज को जोड़ देते हैं तो कुल अब वोट वैल्यू हो जाती है 6,02,102, जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। ऐसा पहली बार है जब आदिवासी समाज से आने वाली किसी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतती हैं तो देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से रायरंगपुर और उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। तो सेंट्रल ने मेरा बहन का नाम लिया ना, हम लोग बहुत खुश में, रायरंगपुर के बासिंदा सब खुश में है। क्या होगा आगे में? आगे में तो अच्छा ही होगा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन से पहले लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। 1997 में राजनीति में एंट्री से पहले सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। इसके बाद रायरंगपुर में इरिगेशन विभाग में भी काम किया। मुर्मू एक सबसे अच्छा इंसान है, तो बहुत सिंपल लाइफ करते हैं और इसलिए तो उसके लिए सब लोग इतना आगे बढ़ है, उत्साहित है और उसी के लिए ही वो अभी सर्वोच्च माने इंडिया का फर्स्ट सिटीजन ऐसा में गिनती हो चुना गया। इसके लिए उन्हें नीलकंठ अवार्ड दिया गया। इससे ऊपर ये कि उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे रायरंगपुर से, हमारे मयूरभंज से, और वो भी लेडीज़ को आज पहली बार मतलब राष्ट्रपति के रूप से हम लोग देखेंगे। और हम कैंडिडेट के रूप से नहीं ले रहे हैं, हम ये जान चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और वो हमारे लिए प्रेरणा थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप लाइफ में का साथ मिल के काम करते हैं। उसका बाद जो ये आदिवासी लेडी है, राजनीतिक करियर कैसा था? राजनीतिक करियर इतना बेस्ट था, उनका कोई दाग नहीं था उनका पॉलिटिक्स में। वो जितना भी जो असेंबली में हम देखे हैं उन लोग का जो उपस्थापन किए हैं एकदम सुचारू रूप। सबसे बड़ा बात है क्या कि मयूरभंज आज होने जा रहे हैं राष्ट्रपति। ये मयूरभंज जिला एक आदिवासी अधूषित जिला है। वहाँ का एक ट्राइबल लोग है और ये लोग का अंदर में आज इतना खुशी का माहौल आ रहा है कि हमारा लोग को भी आज भारत से 1 नंबर नागरिक बनने का सुजग मिल रहा है। रायरंगपुर ओडिशा के मयूरभंज इलाके में आता है और इस जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जहां से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति पद की ओर अग्रसर हैं। और आंकड़ों की माने तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना
तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है और अखिलेश यादव ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बैठक से जुड़ी एक और बात गौर करने वाली है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां और समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, और जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसी वजह से अखिलेश को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश जी ने इस बैठक को आहूत किया था, जिस बैठक में प्रोफेसर राम गोपाल जी और करीब सभी विधायक और सांसद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में 50-50 सेट पर दस्तखत कराया गया और एक रणनीति तय की गई। और ये बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष की एकजुटता का। ये समाजवादियों का इतिहास है, कभी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं किया गया है, क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है और भाजपा के लोग तो हमेशा किए हैं। तो भाजपा अपना बचावें, समाजवादी पार्टी में कोई क्रॉस नहीं, सारे एकजुट हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनका जो फैसला है उस पर 100% हम लोग मान कर रहे हैं। चलिए बात गोमुख की करते हैं। गोमुख जहां से भागीरथी नदी निकलती है लगातार पिघल रहा है। गोमुख ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग का साफ असर दिख रहा है। दरअसल बीते कुछ वर्षों से बढ़ रहे तापमान से गोमुख में काफी बदलाव हुआ है। 2017 में ग्लेशियर टूटने से स्वरूप बदल चुका है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें दो अलग अलग साल की हैं। अभी की तस्वीर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और पुरानी तस्वीर आप दूसरी तस्वीर, जिसमें आपको परिवर्तन साफ साफ दिख जाएगा। जो ताज़ा तस्वीर है उसमें ग्लेशियर पिघला हुआ दिख रहा है। कई ऐसे बर्फ के चट्टान जो पुरानी तस्वीर में हैं अब नहीं है। यहाँ पर मां गंगा पुरानी तस्वीर में जलधारा के ऊपर का हिस्सा सही सलामत दिख रहा है, जबकि अब की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ऊपर का हिस्सा टूट चुका है। आसपास के पहाड़ भी टूट रहे हैं। हालांकि अगर आप पुरानी तस्वीर पर नजर डालेंगे तो समझ आएगा कि ग्लेशियर के टूटने की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, जो कि पुरानी तस्वीर में साफ साफ नजर आ रही है। ग्लेशियर पिघलने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि सभी वैज्ञानिक इसके पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि ग्लेशियर पिघलने और टूटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक एक बात पर सहमत हैं कि हिमालयी क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है और ये एक चिंता का विषय भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गंगोत्री ग्लेशियर का क्षेत्रफल 30.2 किलोमीटर था, जो कि अब पिघलकर 25 किलोमीटर तक सीमित रह गया है। यानी कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से एरिया कम होता जा रहा है इसका, और पानी का बहाव जो है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर पिघलने से पुराने हिमखंड भी टूट रहे हैं। गोमुख के पास मलबा जमा हो रहा है और ये भी एक चिंता का पॉइंट है। गोमुख ग्लेशियर की ताजा तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौजूदा हालात में तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स की लिस्ट में गोमुख का पहला नंबर है। गोमुख की लगातार बदलती तस्वीर से वैज्ञानिक हैरान हैं। गंगा को जीवन देने वाला गोमुख हर साल 12 से 15 मीटर तक सिकुड़ रहा है, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जिस रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर ऐसा ही हाल रहा तो भविष्य में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। खास तौर पर गंगा के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। अगर ग्लेशियर ही नहीं बचेगा तो गंगा कैसे बहेगी? ये गंभीर सवाल है। वैज्ञानिक लगातार इस बात को लेकर आगाह करते रहे हैं। खास बात यह है कि महज 5 साल के अंदर गौमुख की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। गौमुख तक पहुंचने का रास्ता भी हर साल बदल रहा है। देखिए, मेरे लिए गोमुख आना कोई नई बात नहीं है।
लेकिन एक लंबे समय बाद जब यहाँ पर आया हूँ तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि ग्लेशियर काफ़ी बड़ी मात्रा में पिघला है। पहले जो रास्ता था भोजवासा होकर और हम बाईं तरफ से ही गोमुख के दर्शन करते थे वो पूरी तरह से बदल गया है। अब ट्रॉली के सारे हम दाहिनी तरफ आ रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल जो रेता और बजरी आया ग्लेशियर के साथ, तो बता रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले एक झील कोई फटी थी और उसके बाद पूरा रास्ता तबाह हुआ था। तो एक नए बदलते हुए स्वरूप में गोमुख हम देख रहे हैं, लेकिन एक दुख इस बात का होता है कि लगातार गोमुख ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। गोमुख हमेशा से आस्था का प्रतीक रहा है। लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और उन्हें अलग ऊर्जा भी मिलती है। जो श्रद्धालु गोमुख तक पहुँचते हैं उनका अनुभव बेहद शानदार रहता है, लेकिन संकट इस बात का है कि लगातार इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गोमुख पहुँचे हैं और आने में थोड़ा दिक्कत तकलीफें तो है। पुराना रास्ता टूट चुका है, नए रास्ते से है। रास्ते में ट्रॉली की व्यवस्था भी थी, खींचना अपने हाथों से पड़ा, पर कोई नहीं श्रद्धा थी। गोमुख पहुंचना था किसी भी हाल में, बारिश का मौसम है, बहुत कठिनाइयों से लेकिन पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ आके एक अलग ही सुकून मिल रहा है। तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है, उससे संकट गहराने के पूरे आसार हैं। सिर्फ गोमुख ही नहीं बल्कि हिमालय की गोद में मौजूद कई ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसका असर आने वाले वक्त में और घातक हो सकता है। यानी गर्मी लगातार बढ़ेगी और लोगों का रहना मुश्किल होता चला जाएगा। इन हालात में ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ गंगा के अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के जनजीवन के लिए बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं वो कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता प्लानिंग के साथ काम किया जाए, जिससे तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कदम उठाए जा सकें। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच आज से वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है ये आपको बता दें, आज से शुरुआत हो चुकी है। 5 जुलाई तक ये चलेगी प्रक्रिया। परीक्षा 24 जुलाई को होगी। अंतरिम चयन सूची 1 दिसंबर को जारी होगी। एनरोलमेंट प्रक्रिया 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। कैंडिडेट अपना अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर तमाम जानकारियां भी साझा की गई। अब सवाल है कि नौसेना और थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो इस सवाल का जवाब भी है। नौसेना भर्ती के लिए 25 जून यानी कि कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जबकि थल सेना 1 जुलाई को भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। अगर आपको भी अग्निवीर बनना है तो आपको करना क्या होगा, ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। agnipatvayu.coac.nic पर आप आवेदन कर सकते हैं और ये वायु वीरों के लिए है। इसके अलावा एयरफोर्स के लिए भी यही विकल्प दिया गया है। इंडियन नेवी के लिए एक अलग विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। सब कुछ हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं आर्मी के लिए joinIndianArmy.nic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं और आपको बेसिक डिटेल्स के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 250 रुपए का शुल्क देना होगा। अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, इसके अलावा सेवा के दौरान CSD कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। ट्रेवल्स अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, सेवा के दौरान 48 लाख का इंश्योरेंस और साल में 30 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। ये तमाम सुविधाएं ठीक वैसी ही होंगी जैसे कि कोई आम सैनिकों को मिलती है। अग्निवीरों की भी ये सुविधाएं उनकी सेवा के लिए उसी तरह की मिलेंगी। मेडिकल लीव अलग से होगी। अग्निवीरों में सेना ज्वाइन करने जाने का जोश, शहर शहर युवाओं की ट्रेनिंग, देश सेवा के जज्बे के आगे पैसे मायने नहीं। इंडियन आर्मी में सैनिकों की नई भर्ती प्रक्रिया आज से देश भर में शुरू हो गई है। आज युवा सेना में जाने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो यूपी के कई शहरों में सुबह सुबह युवाओं का जोश देखते ही बनता है।
कल इंडियन नेवी तो 1 जुलाई को थल सेना में आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर युवा पूरे दमखम से ट्रेनिंग में जुटे हुए हैं। बाराबंकी में युवा अपने शरीर को इतना चुस्त बना लेना चाहते हैं कि जिससे वो हर मुकाबले के लिए तैयार हो सकें। सुबह सुबह कई युवा फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे अग्निवीर बनकर वो देश सेवा कर सकें। इन युवाओं का कहना है कि देश की सेवा के लिए 4 साल तो क्या 4 दिन के लिए भी जाने को तैयार हैं। देश सेवा की बात है, ये 4 साल की बात है। 4 साल नहीं, मैं 4 दिन के लिए जाऊंगा, और 4 दिन के लिए जाऊंगा। जो 25% भर्ती होंगी वहाँ पक्की होंगी नौकरी, उसमें भी मैं नंबर लाऊंगा अपना। जब मैं 300 में दौड़ सकता हूँ, अपनी पोजीशन बना सकता हूँ, तो मैं 25% भी अपनी पोजीशन बनाऊंगा। वहीं कानपुर में भी युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का कहना है कि देश की सेवा के लिए जो भी मौका मिले वो काफी है। फोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, एयरफोर्स नेवी। यस सर। अगर 4 साल का भी मौका आपको दिया जाएगा तो 4 साल के लिए आप एयरफोर्स में जाना चाहेंगे? चाहे मुझे 4 साल मिले, चाहे 40 साल मिले, चाहे 4 महीने मिले, मैं ओनली एयरफोर्स की जॉब करना चाहता हूँ। आप एयरफोर्स की ही जॉब करना चाहते हैं, चाहे जो भी आपको मौका दिया जाए? यस सर। बिल्कुल। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर इटावा के युवाओं में उत्साह देखते ही बनता है। सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले कई अभ्यर्थी फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। इस दौरान युवा अग्निपथ योजना का समर्थन भी कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि देश सेवा के जज्बे के आगे पैसे कभी मायने नहीं रखते। सरकार की स्कीम सर ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिलेगा। 25% परमानेंट भी कर रहे हैं, और 12 लाख का अपना ये रिफंड भी है। वो सब स्कीम अच्छा है। टीओडी अगर सरकार ने लागू किया है तो कुछ तो होगा ही, उन्होंने कुछ सोचकर ही की होगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मौका मिलेगा। मुझे भी जाना है, भर्ती वैसे भी आई नहीं है, अभी आई है तो सबको मौका मिल जाएगा। लोग भ्रमित हैं, अभी कह रहे हैं कि ये 25% लेंगे, बाकी 21 साल पर रिटायरमेंट कर देंगे। तो रिटायर से 100% थोड़ी ना लगेगा सर। भर्ती देखने जाते हैं बच्चे तो क्या 100 बच्चे गए तो 100 थोड़ी ना लग जाते, उसमें 75% वापस भी आते हैं। देश सेवा का जज्बा लिए युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन मन में कोई मलाल नहीं है। वो किसी भी कीमत पर देश की सेवा करना चाहते हैं। टीम न्यूज़ 18। तो एक तरफ अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। अलग अलग शहरों में योजना के विरोध में धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रयागराज से अयोध्या तक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब छात्रों के समर्थन में किसान संगठन भी उतर आए हैं। ये तस्वीरें आप अलग अलग शहरों के देख पा रहे हैं, जहां पर अग्निपथ योजना के विरोध में कहीं पर लोगों ने धरना दिया, कहीं नारेबाजी की, तो कहीं सड़क पर मार्च निकाला। कानपुर हिंसा मामले में फंडिंग का आरोपी मुख्तार बाबा न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब उसकी करतूतें सामने आ रही हैं। मुख्तार बाबा पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का भी आरोप लगा है, जिसे लेकर कई केस दर्ज हुए हैं। तीन जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद निशाने पर आया मुख्तार बाबा गिरफ्तार हो चुका है। मुख्तार बाबा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच मुख्तार की संपत्ति, उसके अतीत और उसकी गुंडाई की कहानी सामने आ रही है। कानपुर हिंसा केस में फंडिंग का आरोपी मुख्तार न्यायिक हिरासत में है, तो उस पर कई और केस दर्ज किए गए। मुख्तार बाबा पर राम जानकी मंदिर, प्रेम नगर शिव मंदिर पर कब्जे का आरोप। बेकनगंज थाने में जो मुकदमे दर्ज हैं उसके संबंध में विवेचना के क्रम में गिरफ्तार किए गए हैं और न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी मुकदमे हैं जो कि विभिन्न लोगों ने, जैसे एहसानुल हक अंसारी, अदीबुल कदर, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कंप्लेन फाइल की थी। मुख्तार बाबा पर एक साथ कई केस दर्ज हुए। उस पर राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि जहां आज बाबा स्वीट्स है, वहां कभी राम जानकी मंदिर हुआ करता था। आपके वालिद या आपके बुजुर्गों ने बताया था कि यहाँ जो मंदिर था उसमें कभी उन्होंने पूजा होते देखा, किस तरीके का? मैंने खुद देखा है। बता तो रहे हैं कि सन 1966 से मैं यहाँ आने लगा था। सन 1966 से मैं जगह जो अपनी दुकान पे आने लगा था। 68 में मेरे वालिद साहब खत्म हुए।
एहसान उल हक का आरोप है कि मुख्तार बाबा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसा है कि उसी टाइम तो वो D2 गैंग के साथ ऑलरेडी मतलब शामिल ही था और उसने ये छीन लिया हमसे दुकान। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस मुख्तार बाबा से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच मुख्तार बाबा की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्तार बाबा के पिता पहले पंक्चर की दुकान चलाते थे। इस जर्जर राम जानकी मंदिर के सामने अपनी दुकान लगाते थे। बाद में मुख्तार बाबा पिता की मदद करने लगा और ब्रेड और दूध का छोटा काउंटर लगाने लगा। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात को फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा की यहीं पर 1968 में जब पिता ने शुरुआती की थी तो यहाँ पंचर की दुकान होती थी। तो पंचर की दुकान से लेकर करोड़ों तक कमाने का सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी और यही वो शत्रु संपत्ति बताई जा रही है जो राम जानकी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके मुख्तार बाबा ने यहाँ पर कब्जा किया है। फिलहाल SIT और पुलिस की अन्य टीमें मुख्तार बाबा के खिलाफ जांच कर रही हैं और मुख्तार बाबा न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए लिया गया है। बताया जा रहा है कि 1992 के दंगे के बाद से मुख्तार बाबा की किस्मत चमक गई। मुख्तार बाबा ने अपनी पैतरेबाजी से बिरयानी की दुकान सजा ली और बहुत ही तेजी से करोड़पति बन गया। पंचर बनाने से लेकर के जो सफर शुरू हुआ था वो करोड़पति मुख्तार बाबा की यही वो दुकान है जहां पर पुलिस ने 6 बार नोटिस भेजा और जब मुख्तार बाबा सामने नहीं आया तो आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मुख्तार बाबा से पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं जिसको लेकर के कड़ियां जोड़ने का काम SIT और पुलिस कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।